हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है इवन सर। और मैं हूं आकाश शर्मा। आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो। और ये वीडियो आप लोगों को बहुत हेल्प करेगी। आपके एमयू डिप्लोमा का जो एग्ज़ाम है या फिर आपका कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, आपके हर एग्ज़ाम में ये पूछी जाती है। और अगर कोई सा भी एग्ज़ाम जिसमें बायोलॉजी पूछी जाती है उसमें ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये टॉपिक को हर कोई व्यक्ति पढ़कर नहीं जाता। 99% व्यक्ति जो होते हैं वो इसे छोड़कर चले जाते हैं। और इसके क्वेश्चंस लोगों पर नहीं होते। क्यों नहीं होते ये तो वही जाने। लेकिन मैं आज आप लोगों को इसमें जितने भी क्वेश्चंस कराने वाला हूँ वो सभी क्वेश्चंस मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे। और आपके हर एक प्रश्न का जवाब आप लोगों को पता होगा। जैसा कि आपको पता होगा, जैसे हर बार मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क देता हूँ, आज भी मैं कम से कम 2 से 3 क्वेश्चंस आप लोगों को मैं इसमें होमवर्क देने वाला हूँ। जिसके कारण मुझे ये पता चल सके कि आप लोग क्वेश्चंस प्रॉपर करते हैं या नहीं करते। आपको जवाब खुद ब खुद देना है और अपने दिमाग से देना है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम चलते हैं प्राकृतिक संसाधन के पास। ये आपका 9th का टॉपिक है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी के कुल धरातल का कितना भाग जल से ढका हुआ है। तो मतलब जैसे मान लो हमारे पास ये पूरी पृथ्वी है। इस पूरी पृथ्वी पर ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट हो जाएगा स्थल का और ये पूरा पार्ट हो जाएगा जल का। तो ये पार्ट कौन सा है, तो बोलेंगे 65%। सॉरी 65 नहीं, 75%। तो 75% क्या होगा, जल। तो पहले का तुम्हें समझ में आ गया होगा। दूसरा, दहन की क्रिया में उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है दहन की क्रिया में। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये क्या है, जैसे मान लो ये कागज़ है। क्या है, ये कागज़ है। मैंने इस कागज़ में क्या लगाई, आग लगाई। जब मैं इसमें कागज़ में आग लगाऊंगा तो यहाँ से क्या निकलेगा, धुआं निकलेगा। जो धुआं निकलेगा उस धुआं में कौन सी गैस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी। ठीक है, तो ऑप्शन आएगा बी, सेकंड का बी ऑप्शन। अगला देखेंगे तीसरा वाला। तीसरे का आपको देखना है। 1942 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। ये साइंटिस्ट का नाम है। इन्होंने शब्द दिया था पोषणज स्तर, प्रयोग किया। पोषणज स्तर किन के द्वारा बनते हैं। या फिर आप बोल सकते हैं कि जैसे मान लीजिए मेरे पास ये घास है, ठीक है। और इस घास को बकरी ने खाया और बकरी को किसने खाया, मान लो भेड़िया ने खाया, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, हमारे पास खाद्य श्रृंखला हो गई। तो एक खाद्य श्रृंखला से दूसरे खाद्य श्रृंखला में पोषण के द्वारा मतलब भोजन के माध्यम से ऊर्जा ट्रांसफर होती है, ठीक है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, केवल पौधे, केवल जंतु, खाद्य श्रृंखला में सर्वोत्तम उपभोक्ता या खाद्य श्रृंखला से जुड़े जीव। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा खाद्य श्रृंखला से जुड़े हुए जीव। खाद्य श्रृंखला से जुड़े हुए जीव को हम पोषण स्तर बोल देते हैं या पोषण से बोल देते हैं। 3 प्रश्न हो चुके हैं। कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में पदार्थों का संवहन होता है। मान लो हमने खाना खाया, ठीक है। तो खाना जो होगा, जब भोजन डाइजेस्ट हो जाता है, डाइजेस्ट होने के बाद शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में जो खाना पहुंचता है तो किसके माध्यम से जाएगा। क्या गैसीय अवस्था में या ठोस अवस्था में, अघुलनशील अवस्था में या घुली हुई अवस्था में। तो आपको बता दें, जो खाना पहुंचता है वो घुली हुई अवस्था में पहुंचेगा, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं। ओजोन परत का ह्रास हो रहा है, क्यों, क्या कारण है। मनुष्य मनुष्य निर्मित यौगिक का, जिसमें फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों के यौगिक शामिल हैं, अत्यधिक उपयोग होना। अत्यधिक वनों की कटाई, मोटर गाड़ियों का अत्यधिक उपयोग या औद्योगिक इकाइयों का अत्यधिक निर्माण। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारे पास पहला वाला है, ठीक है। इसमें जैसे मान लो रेफ्रिजरेटर होता है, एसी वगैरह होते हैं, जो ठंडा करने वाले पदार्थ होते हैं उनसे एक गैस निकलती है जिस गैस को हम बोलते हैं CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होती है ओजोन परत को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने का काम करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। खाद्य श्रृंखला, ठीक है। खाद्य श्रृंखला किससे आरंभ होती है। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, मान लो पौधे लिखे, यहाँ लिखे मैंने पौधे, पौधे के बाद में यहाँ पर मैंने लिखी गाय, और गाय के बाद में यहाँ पर मैंने लिखा शेर, ठीक। मान लो मेरे पास ये खाद्य श्रृंखला है। इस खाद्य श्रृंखला में शुरू कहाँ से हुई, पौधे से, ठीक है। और पौधे में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण। तो यहाँ पर ये यहाँ पर जो दे रखा है ना, सी भाव संश्लेषण, तो ये भाप संश्लेषण आपके लिए कोई नया शब्द नहीं है, प्रकाश संश्लेषण ये है। तो 6 का आएगा सी। अगला हमारे पास प्रश्न है, चंद्रमा की सतह पर ताप -190 डिग्री सेल्सियस से
110 डिग्री सेल्सियस तापमान के बीच रहता है। ऐसा क्यों होता है कि वहाँ पर दिन के समय में बहुत गर्मी और रात के समय में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है? इसके पीछे का जो मेन कॉज है वो है वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण, कि जो चंद्रमा होता है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता, जिसके कारण वहाँ पर दिन में बहुत ठंड पड़ती, दिन में गर्मी पड़ती है और रात को बहुत ठंड पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्षा प्रतिमान किस पर निर्भर करता है? वर्षा प्रतिमान जो होता है वो किस चीज़ पर निर्भर करेगा? तो बोलेंगे किसी क्षेत्र में जलाशयों की संख्या पर। जिस जगह पर जलाशयों की संख्या जितनी ज़्यादा होगी वहाँ पर वर्षा का प्रतिमान उतना ही ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, ये प्रश्न काफ़ी अच्छा है, देखिएंगे। प्रश्न को आप पहले पढ़ो जिससे कि यह आप फील कर पाएँ कि इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है। यदि दुनिया के पौधे मर जाएं, सभी जंतु में इसकी कमी से मर जाएंगे। मानना कि हमने क्या काम किया, जितने भी दुनिया के अंदर पेड़ पौधे हैं उन सभी पेड़ पौधों को हमने मार दिया। जब पेड़ पौधे मर जाएंगे तो जंतुओं पर किसकी कमी के कारण जंतु भी मर जाएंगे? तो इसका जो आंसर है वो होगा भोजन। भोजन की कमी के कारण वो सब मर जाएंगे। अगला है, वर्षा का पैटर्न निर्भर करता है, मतलब किसी स्थान पर, जैसे मान लो वर्षा का पैटर्न है कि कब वर्षा आएगी, कितने समय के लिए रहेगी, ये सभी चीज़ें किस पर निर्भर करती हैं? तो बोलेंगे पवन के पैटर्न पर। पवन को हम वायु बोलते हैं, वायु के पैटर्न पर वर्षा का पैटर्न निर्भर करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जीवाश्म ईंधनों के प्रयोग से CO2 की मात्रा वायु में हो चुकी है। कितनी हो चुकी है? जीवाश्म ईंधन तो आप लोग जानते होंगे, जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल, ये सभी जो होते हैं वो जीवाश्म ईंधन होते हैं। ठीक है, इनके प्रयोग से वायु में हो चुकी है, क्या हो चुकी है? दोगुनी मात्रा हो चुकी है इसकी, दोगुनी मात्रा। ठीक है, अगला है, सही क्रम का चयन कीजिए। एक आपको क्रम दे रखा है, आपको ये सही क्रम बनाना है। ठीक है, मैंने जैसा कि आप लोगों को पहले बोला था कि कई सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को होमवर्क के तौर पर दूंगा, तो ये 12वां जो क्वेश्चंस है ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप लोगों को खुद से करना है। A, B और C और D, यहाँ पर इस तरीके से आप लोगों को ये ऑप्शन दिखाई देंगे। इन ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा, उसके बाद में जवाब आप लोग मुझे दे रहे हैं। ठीक है, अगला, नदियाँ जल के साथ मिट्टी के किन तत्वों को समुद्र में ले जाती हैं? तो वो कौन से चीज़ें होती हैं जो साथ में चली जाती हैं? तो वो आप बोलेंगे वो जाता है हमारे पास पोषण जाएगा। कौन जाएगा? पोषण। और आंसर आएगा बी। अगला, किसी पारितंत्र में निम्न में से कौन मानव का पोषण जल स्तर है? तो मानव जो होता है, मानव आपको पता ही है सर्वाहारी है, क्योंकि ये पेड़ पौधे और जीव जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वायु में मिलने वाली ऑक्सीजन के दो रूप होते हैं, वो कौन कौन से दो रूप हैं? एक तो होता है ओजोन O3 और ऑक्सीजन, ये तो आपको दिखाई दे रहे होंगे, ऑप्शन डी, ये दोनों जो हैं ये ऑक्सीजन के ही दो रूप हैं। अगला, समुद्री जल में घुले कार्बोनेट से जीव बनाते हैं, क्या चीज़ बनाएंगे? कवच बनाने का काम करेंगे। जैसे मोलस्का संघ के सदस्य जो होते हैं अपने चारों ओर कैल्शियम कार्बोनेट का कवच बना लेते हैं। ठीक है, अगला है, O3 सूत्र है, किसका सूत्र है? ओजोन का सूत्र है। ठीक है, चलिए आगे और बढ़ते हैं। आपको पता ही होगा कि वायुमंडल में जो ओजोन की जो लेयर होती हैं वो हानिकारक किरणें या पराबैंगनी किरणों को हमारी पृथ्वी से वापस परावर्तित करने का काम करती हैं या फिर अवशोषित करने का काम करती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी क्षेत्र में रहने वाले पौधे और जंतु बनाते हैं, क्या चीज़ बनाएंगे? समुदाय को बनाएंगे ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हम सांस लेते हैं उस समय वायु अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन भी अंदर जाती है। इस नाइट्रोजन का क्या होता है? ये आप लोगों को बताना है। पहला ऑप्शन, यह केवल नासिका कोशिकाओं द्वारा अवशोषित होती है, गलत, ऐसा नहीं है। यह ऑक्सीजन के साथ कोशिका में भ्रमण करती है, नहीं। यह सांस छोड़ते समय कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाहर आ जाती है। बताइए क्या ये ऑप्शन सही है आपका? तो आप कहेंगे हाँ जी भाई, ये वाली बात बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। ये CO2 के साथ बाहर निकाल दी जाती है। नेक्स्ट, मिट्टी बनाने में सहायक है, मिट्टी को मृदा बोलते हैं। मृदा को बनाने में सूर्य, जल, वायु, सूर्य बताया था मैंने, जल बताया था, हवा भी बताई थी और जीव भी बताए थे। जीव में लाइकेन वगैरह जो हैं वो हेल्प करते हैं। ठीक है, ऑप्शन आएगा बी। अगला,
वायु में उपस्थित नाइट्रोजन के अणु निम्नलिखित के कारण नाइट्रेट तथा नाइट्राट में परिवर्तित हो जाते हैं। कौन करेगा? तो मृदा में पाए जाने वाले नाइट्रोजन स्थितिकारी जीवाणु की जैविक प्रक्रिया द्वारा। ये बात बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहेगा। अगला देखिए, कौन सा पौधा घर गैस नहीं है? पौधा घर गैस को ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं। तो ग्रीन हाउस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा होती है, मेथेन भी होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी होती है, लेकिन उसमें अमोनिया नहीं होती। तो ऑप्शन आएगा सी। 23 का, किसी पारिस्थितिकी तंत्र के हरे पौधे कहलाते हैं। तो देखो, किसी पारिस्थितिकी तंत्र के हरे पौधे क्या कहलाएंगे? उत्पादक। उत्पादक इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना खाना स्वयं बना लेते हैं, इसलिए पौधों को उत्पादक भी बोला जाता है। अगला पॉइंट, पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे बनाते हैं, क्या बनाएंगे? प्रथम पोषण स्तर बनाएंगे। जैसे मान लीजिए मेरे पास फॉर एग्जांपल ये मैंने पिरामिड बनाया, तो इस पिरामिड में सबसे पहले मान लो घास आएगी। तो घास क्या है? हरे पेड़ पौधे हो गए। इनको घास खाने वाले क्या मिल जाएंगे? शाकाहारी। फिर यहाँ पर मांसाहारी, यहाँ पर उच्च कोटि के मांसाहारी। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। वैश्विक उष्मीकरण का कारण है, तो ये आप लोगों को बताना है। तो वैश्विक उष्मीकरण का कारण है ग्रीन हाउस प्रभाव। ठीक है। ओजोन छिद्र का अर्थ होता है ओजोन परत का पतला होना। ओजोन परत का पतला होना ही ओजोन छिद्र कहलाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 27, कार्बन चक्र में कौन सा सम्मिलित नहीं है? कौन सा सम्मिलित नहीं होगा कार्बन चक्र में, ये आप लोगों को बताना है। तो ऑप्शन आएगा सी, वाष्पो उत्सर्जन। क्योंकि वाष्पोत्सर्जन में जल वाष्प के रूप में शरीर से बाहर निकलती है पेड़ पौधों के द्वारा, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का कोई विकार नहीं होता। अगला पॉइंट देखते हैं, 28, जैव उर्वरक और पीड़क नाशी की अत्यधिक मात्रा के उपयोग की सलाह नहीं दी जाती। क्यों नहीं दी जाती? क्योंकि वे परिहितैषी होते हैं। वो कैसे होते हैं? परिहितैषी, मतलब नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं। ज़्यादा पीड़क नाशी का उपयोग करेंगे तो नुकसान पहुंचाएंगे। हवा ताप की कैसी होती है? ताप की होती है भाई, कुचालक होती है। ये तो भाई आपको पता ही होगा, फिजिक्स वाले सर ने आपको पढ़ाई रखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फेफड़े का कैंसर, हृदय रोग और एलर्जी जैसे रोग बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि हमारे वायुमंडल में वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। 31, वन पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे हैं। हरे पौधे जो होते हैं वो प्राथमिक उत्पादक कहलाते हैं, ये ध्यान रखना। अगला, बादल हैं। बादलों में बिजली चमकने का संबंध जो होता है वो नाइट्रोजन चक्र से होता है, ये आपको ध्यान देना है। पृथ्वी का वायुमंडल किस विकिरण द्वारा गर्म होता है? वह मुख्यतः है। ये आपका होमवर्क है, दूसरा प्रश्न 33 वाला। 2 प्रश्न हो गए आपके, ठीक है। मैंने पहले बताया था कि 2-3 प्रश्न तो आपको दूंगा ही दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मृदा में खनिज का मुख्य स्रोत कौन सा होता है? बताइए। 34, क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर क्या आएगा? तो बोलेंगे जनक सेल जिसमें मृदा बनती है वो खनिज का प्रमुख स्रोत होता है। ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी होती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड है, और एक होती है N2O, और एक और होती है, शायद ऑप्शन दे रखे होंगे, हाँ ये दे रखा है वही, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और N2O, ये होगा। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत जो होती है उसे हम क्या बोलेंगे? स्थलमंडल बोल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी पायतंत्र में ऊर्जा का अंतिम स्रोत जो होता है वो क्या होते हैं? ऊर्जा का अंतिम स्रोत भाई सूर्य का प्रकाश है। मिट्टी के अपरदन को रोकने में सहायक है। कौन रोक सकता है मिट्टी के अपरदन को? क्या पेड़ पौधे की शाखाएं, पेड़ के पत्ते, पेड़ के फल फूल, या पेड़ की जड़? तो मिट्टी में क्या होती हैं? पेड़ की जड़ होती हैं, ये रोकती हैं। 38 का आ जाएगा डी। नेक्स्ट, ऑक्सीजन निम्न में से किसके लिए हानिकारक है? तो ऑक्सीजन जो होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु के लिए हानिकारक माना जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, भू अपरदन को किसके द्वारा बचाया जा सकता है? अगर आपको बचाना है तो किसके द्वारा बचाएंगे भू अपरदन को? जंगल लगाकर। जंगल लगाने का मतलब है पेड़ पौधे लगाकर आप भू अपरदन को रोक सकते हैं या फिर उसे बचा सकते हैं।
नेक्स्ट, जल प्रदूषण शब्द की परिभाषा कई प्रकार से दी जा सकती है, निम्न में से किस कथन के लिए उचित परिभाषा नहीं है? तो बोलेंगे जलाशय के दाब में परिवर्तन होना। अगर जलाशय के दाब में परिवर्तन होता है तो ये जल प्रदूषण की सही परिभाषा नहीं मानी जाएगी। लेकिन ताप परिवर्तन होता है, अवांछित पदार्थ मिलते हैं या वांछित पदार्थ अलग होते हैं, तो ये जल प्रदूषण की परिभाषा मानी जाएगी। तो 41 का है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव मंडल किस से मिलकर बना होता है? तो ये वायुमंडल, स्थल मंडल और जल मंडल से मिलकर बना होता है जीव मंडल। तो 42 का आएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा अपरदन किसके द्वारा रोका जा सकता है? अगर आपको मृदा अपरदन रोकना है तो आपको सबसे पहला काम करना होगा, वनों का विकास करना होगा। वनों का विकास करेंगे तो मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। मृदा अपरदन किन किन के कारण होता है? अत्यधिक उर्वरक के उपयोग से, जंतुओं के अतिचारण से, वनों की कटाई से मृदा अपरदन होता है। चलिए नेक्स्ट, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड कारण होते हैं। देखो, नाइट्रोजन से नाइट्रिक अम्ल बनेगा, सल्फर से सल्फ्यूरिक अम्ल बनेगा, और इस वर्षा को हम बोलेंगे अम्लीय वर्षा। ठीक है, तो 44 का सी। यदि पर्यावरण में उपस्थित सभी ऑक्सीजन ओजोन में परिवर्तित हो जाएं तो क्या होगा? तो दो होगा क्या, यह विषाक्त हो जाएगी और जीवों को नष्ट करेगी। तो जीवों को नष्ट कौन करेगी? हमारी ओजोन गैस। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जीवों के लिए आवश्यक है, देखो बहुत मस्त क्वेश्चन है ये वाला 46 वाला, कि जीवों के लिए आवश्यक क्या है? दाल रोटी सब्जी, नाक मुंह आँख, हवा पानी घर, ताप पानी या भोजन। ये आपको सोच समझ कर बताना है, ये लॉजिकल क्वेश्चन है। अगला, ऑक्सीजन किसके लिए हानिकारक है? आम के वृक्ष के लिए, चारे के लिए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु के लिए। तो आंसर आएगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति में चल रहे जल चक्र में निम्न में से कौन सी एक क्रिया सम्मिलित नहीं है? तो कौन सी नहीं है? प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में CO2 को लिया जाता है, ऑक्सीजन को बाहर निकाला जाता है। जल का इसमें कोई भी महत्व ऐसा ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? देखो, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, पर अमोनिया नहीं है, और वो नहीं आपसे पूछ रहा है। तो इसका आंसर आएगा 49 का सी। अगला, बंजर सेल पर लाइकेन की वृद्धि के बाद वृद्धि करते हैं, कौन करेंगे? मांस को हम ब्रायोफाइटा बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, विटामिन, DNA, RNA में क्या होता है? तो RNA में N से क्या बन जाएगा? नाइट्रोजन, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन बेस होते हैं। ठीक है, देखो प्रोटीन हो, न्यूक्लिक अम्ल हो, विटामिन हो, ये कोई भी हो, इनमें नाइट्रोजन पाई जाती है। अगला 52, छायादार स्थानों में विकसित होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? उनको हम बोलते हैं छायादार। 52 का बी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बी। उसको हम क्या बोलते हैं? सायोफाइट्स बोलते हैं, जो छाया में उगने वाले पौधे होते हैं। अगला 53वां क्वेश्चन अच्छा है। हाइड्रिला का मिलन किससे करेंगे? जलोद्भिद से। चूहा स्थलीय होता है। व्हेल द्वितीयक अनुकूलन होगा। घोड़ा गति अनुकूलन होगा। ये मैंने मिलान आपके सामने कर दिए, भाई चेक कर लेना ऑब्जेक्टिव में कौन सा आएगा। ठीक है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि से क्या नहीं होगा? क्या नहीं होगा? तो बोलेंगे मरोद्भिद पादपों की प्रचुरता। जब CO2 बढ़ेगी तो पेड़ पौधों की प्रचुरता होगी, ये ऐसी ज़रूरी बात नहीं है। ठीक है, तो नहीं पूछा है, ये नहीं होगा। बाकी ये सभी होंगे। पर्यावरण में अधिक उष्मा को रोका जाएगा, प्रकाश संश्लेषण वृद्धि होगी, वैश्विक उष्मीकरण, ग्लोबल वार्मिंग जो होगी ये भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 55, जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में नहीं होती? तो देखो इतने सारे क्वेश्चंस आपने किए हैं तो आपने गौर किया होगा कि ज़्यादातर केस में आपको क्वेश्चंस ऐसे मिल रहे हैं जहां पर नहीं शब्द जोड़ा गया है, और ये नहीं शब्द मैं इसीलिए आपको ब्रैकेट में बंद करता हूं कि आप लोग देख सकें, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस करते हैं तो ये आपको ये नहीं दिखाई नहीं देता, जिसके कारण आप ऑप्शन जो मारते हैं वो गलत मारकर चले जाते हैं। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। ठीक है, क्वेश्चंस को जब भी करें तो बहुत अच्छे तरीके से सोच समझकर तभी आप करें। ठीक, तो सभी लोग बताएंगे 55 का क्या आंसर आएगा? तो 55 का आएगा जीवाणु, दोबारा पढ़ते हैं,
जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया निम्न में से किसकी उपस्थिति में नहीं होती? तो आप बोलेंगे जल की। हाइड्रोजन का आणविक रूप में होती है, नाइट्रोजन तत्व में होती है, ऑक्सीजन तत्व में होती है। ठीक है, तो कहाँ नहीं होती, किसकी उपस्थिति में नहीं होती? जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया निम्न में से किसकी उपस्थिति में नहीं होती? हाँ, जल की उपस्थिति में। ठीक है, आगे देखें। ऑक्सीजन मुख्यतः किसके द्वारा वायुमंडल में वापस होती है? तो ऑक्सीजन की अगर हम बात करें किसके द्वारा वायुमंडल में वापस होगी, तो भाई प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से वापस होगी। ठीक है, CO2 6H2O 6CO2 6H2O, यहाँ सनलाइट, यहाँ पर क्लोरोफिल, और यहाँ पर बन जाएगा C6H12O6 + 6O2, ये आपका बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का निर्माण हो गया जो पेड़ पौधे द्वारा वायुमंडल में वापस कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धूम कोहरा संकेत करता है, किसका संकेत करेगा? धूम कोहरा संकेत करेगा वायु प्रदूषण का संकेत करेगा। अगर वायु प्रदूषण ज़्यादा होता है तो कोहरा जैसी संभावना आप लोगों को दिखाई दे जाती है। अनेक जंतुओं के बाहरी और भीतरी कंकाल बनते हैं, तो बनते हैं कार्बोनेट लवणों के कारण। जैसे कि मान लो मोलस्का संघ के जो सदस्य होते हैं वो, उनमें कैल्शियम कार्बोनेट का कवच होता है। और अगर हम बात करें इकाइनोड मेटा की, तो उनकी त्वचा पर कैल्शियम कार्बोनेट के कांटे होते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि 59 क्वेश्चन हमने किए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों के इसके जो आंसर की है वो यहाँ पर दे रखी है। अगर आपको जो क्वेश्चन नहीं आता है वो यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, और आपको वीडियो कैसे लगी आप हमें बताएंगे। आपने अगर हमारी वीडियो नहीं देखी है तो देखो, इससे पहले मैं कई सारी वीडियो आप लोगों को बनाकर डाल चुका हूँ यूट्यूब पर। प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, तो प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो वो वीडियो आपको मिल जाएंगी। ठीक है, मैंने पार्ट 1, 2, 3, 4 4 पार्ट डाल चुका हूँ, 5वां ये आज पार्ट है। कल संडे है, संडे वाले दिन आप लोगों को वीडियो जो मिलेंगी काफ़ी सारी मिलेंगी, तो उन्हें आप ज़रूर देखिएगा। और कल लाइफ प्रोसेस की वीडियो आप लोगों को मिलने वाली है। ठीक है, और उसके साथ साथ अगर आप लोगों को स्टडी टिप्स से रिलेटेड, बायोलॉजी से रिलेटेड, या फिर फैक्ट से रिलेटेड, साइंस और परंपरा से रिलेटेड अगर वीडियो को देखना पसंद है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा। वहाँ पर बहुत सारी वीडियोस मैंने आपके लिए बना चुका हूँ। उन वीडियो को भी आप देखकर थोड़ा अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप खुद देखिएगा और लोगों को भी आप बताइएगा। ठीक है, इसके साथ साथ मैं आप लोगों के लिए मैं एक जानकारी देना चाहता हूँ, वो ये है कि हमारा बायोलॉजी का बैच चल रहा है। मॉर्निंग के टाइम में 8:30 बजे से, एक 7:30 से 8:30 चल रहा है, और एक चल रहा है 3 से 4। अगर आपका कोई दोस्त वगैरह है तो आप प्लीज़ उसको बता सकते हैं। ठीक है, मेरा नाम आकाश शर्मा है जो बायोलॉजी में की क्लास आप लोगों की मैं लेता ही हूँ, जैसा कि आपको पता ही होगा। तो ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो अगर आप लोगों को देखनी है तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा बिल्कुल भी।